29 अप्रैल 2025 की सुबह उड़ीसा के गजपति जिले का पारलाखेमुंडी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इस छोटे से शहर में एक ऐसी खबर फैली जिसने वहां की हवा को भी भारी बना दिया। 54 साल की एक महिला राजलक्ष्मी कर अपने किराए के मकान में मृत पाई गई। घर में सिर्फ वो और एक 13 साल की लड़की रहती थी, जिसे उन्होंने कई साल पहले गोद लिया था। सुबह सुबह लड़की ने आस पड़ोस के लोगों को बताया कि उनकी माँ को रात में अचानक बेचैनी होने लगी थी। उसने कहा कि माँ की तबीयत बिगड़ रही थी, शायद दिल का दौरा पड़ा था, और कुछ ही देर के बाद सब खत्म हो गया। क्योंकि मोहल्ले के लोग जानते थे कि राजलक्ष्मी कर को पहले से दिल की बीमारी थी, इसलिए किसी ने ज्यादा शक नहीं किया। वो लड़की काफी ज्यादा शोक में आ गई थी, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। शाम तक बिना किसी पोस्टमार्टम के या मेडिकल जांच के शव को भुवनेश्वर ले जाया गया, और अगले दिन पुरी में ही उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। किसी ने पुलिस को जानकारी तक नहीं दी, किसी ने मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि राजलक्ष्मी के अपने भाई को भी ठीक से खबर नहीं मिल पाई। जब तक बाकी परिवार के लोग समझ पाते, अंतिम संस्कार हो चुका था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद राजलक्ष्मी के भाई शिब्रा प्रसाद मिश्रा उनकी बहन के किराए के मकान में अपनी चीजें समेटने पहुंचे। वहीं उन्हें एक पुराना मोबाइल फोन मिला, और यहीं से उस मौत की कहानी में एक नई दिशा खुल गई। लेकिन उस मोबाइल के सच को जानने से पहले जरूरी है कि हम जाने वो औरत कौन थी जो पूरी जिंदगी एक बच्चे के नाम कर गई थी। वो बच्ची जिसे उन्होंने अपने कोख से नहीं, अपने दिल से अपनाया था। करीब 13 साल पहले की बात है। भुवनेश्वर की एक सड़क किनारे लोगों की भीड़ के बीच एक लावारिस बच्ची मिली थी। 3 दिन की नवजात बच्ची गत्ते के एक डिब्बे में लिपटी हुई थी, जिसकी चीखें उस शोर में साफ सुनाई दे रही थी। उसी समय वहां से गुजर रही थी राजलक्ष्मी कर। बच्ची को देखकर उनके कदम रुक गए। कहने को तो सभी लोग इकट्ठा हुए थे, वीडियो बनाए जा रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे, लेकिन बच्ची को उठाया सिर्फ एक ही इंसान ने, राजलक्ष्मी जी ने। उस समय राजलक्ष्मी जी और उनके पति संतानहीन थे। शायद नियति ने उसे उस दिन माँ बनने का मौका वहीं उनके सामने रख दिया था। उन्होंने बिना कोई देरी किए बच्ची को गोद ले लिया और घर ले आए। बच्ची के साथ उनका रिश्ता वहीं से शुरू हुआ था, जिसे उन्होंने अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर रखा। पर किस्मत ने पूरी मोहलत नहीं दी। बच्ची के घर आने के 1 साल बाद ही उनके पति का निधन हो गया। अब राजलक्ष्मी जी इस जिम्मेदारी को अकेले ही निभा रही थी। उसने अकेले ही माँ और बाप का प्यार दिया। उन्होंने बच्ची की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई के लिए शहर बदला, स्कूल बदला, खुद के लिए छोटी मोटी नौकरियां से गुजारा किया, लेकिन बच्ची के लिए हमेशा बेस्ट चुना। आखिरकार उन्होंने पारलाखेमुंडी में बसने का फैसला किया, ताकि बच्ची को केंद्रीय विद्यालय जैसी अच्छे स्कूल में दाखिला मिल सके। पड़ोसियों के मुताबिक राजलक्ष्मी जी का पूरा दिन उस बच्ची के इर्द गिर्द घूमता था। स्कूल लाने जाने, होमवर्क में मदद करना और छोटी जरूरत का ध्यान रखना। वो एक आम माँ से कहीं ज्यादा डेडिकेटेड थी। कई लोगों को लगता था कि वो बच्ची उनकी अपनी बेटी है, और ऐसा लगता भी क्यों नहीं, क्योंकि राजलक्ष्मी जी ने उसे बड़े ही प्यार से पाला था। लेकिन वक्त बीतता गया, बच्ची बड़ी होने लगी। हर साल के साथ माँ बेटी के बीच रिश्ता और भी गहरा होता गया। कम से कम बाहर से देखने वालों को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन उस रिश्ते के अंदर धीरे धीरे कुछ दरारें आ रही, कुछ ऐसा हो रहा था जिसे बाहर से नहीं देखा जा रहा था, किंतु भीतर एक तूफान पल रहा था। और ये तूफान उस वक्त तेज होना शुरू हुआ जब उस बच्ची की जिंदगी में 2 नए चेहरे आ गए थे। 13 साल की उम्र कोई आम उम्र नहीं होती, क्योंकि कब बच्चे किशोर बन जाते हैं, कब बातों में, नजरों में और व्यवहार में बदलाव आ जाता है, कई बार घर वालों को भी नहीं समझ आता। राजलक्ष्मी जी के साथ भी यही हुआ। बिट्टू अब बड़ी हो रही थी। स्कूल जाने वाली लड़की अब मोबाइल चलाने लगी थी, ज्यादा चुप रहती थी, फोन पर देर रात तक बातें करती थी और बात बात पर गुस्सा करने लगती थी। राजलक्ष्मी जी ने पहले इसे उम्र का असर समझा, सोचा इस उम्र में हर बच्चा ऐसे ही स्वभाव वाला हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा बढ़ने लगी थी। बिट्टू अब पढ़ाई से दूर जा रही थी। कभी कभी अपने आप को भी कमरे में बंद कर लेती थी। शुरू में राजलक्ष्मी जी ने सख्ती बरतने की कोशिश की, फोन चेक करने की कोशिश की, देर से लौटने पर सवाल किए, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिलता था, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मेरी आजादी चाहिए। लेकिन किसे पता था कि उसकी आजादी इतना बड़ा खतरनाक रूप ले लेगी। इसी बीच राजलक्ष्मी जी को 2 लड़के के बारे में पता चला, जिनके साथ बिट्टू अक्सर बातें करती थी, जो उनके आसपास ही रहने वाले थे। जिसमें से पहला था 21 साल का गणेश और दूसरा लड़का दिनेश 20 साल का, बिल्कुल सामने वाले गले में ही रहता था। राजलक्ष्मी जी को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ गई थी। जिस घर में माँ बेटी की हंसी गूंजती थी, वहां आज सन्नाटा छा गया था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस घर को हमेशा के लिए चुप कर दिया। राजलक्ष्मी कर की मौत के 1 दिन बाद ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। शव को भुवनेश्वर ले जाया गया और अगली सुबह पुरी में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ना तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई, ना तो कोई मेडिकल रिपोर्ट। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि परिवार के करीबी लोगों को भी पूरी जानकारी समय पर नहीं मिल पाई। राजलक्ष्मी जी के भाई शिब्रा प्रसाद मिश्रा को भी यह खबर बाद में उनके रिश्तेदारों से मिली। उन्हें बताया गया कि दीदी को दिल का दौरा पड़ा है।
और अंतिम संस्कार भी हो चुका है। इस खबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। वो भुवनेश्वर पहुंचे, जहाँ राजलक्ष्मी जी कभी अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वहाँ उन्होंने बहन के कुछ सामान को समेटना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें घर में एक पुराना मोबाइल फोन मिला। फोन चालू होते ही ऐसी चीजें सामने आई जिसे देखकर वो चौंक गए। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। फोन में मौजूद इंस्टाग्राम चैट में कुछ ऐसा था जिसे यकीन करना अब उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। अब उन्होंने ज्यादा समय न गवा के पालाखेमुंडी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को पूरी सच्चाई बताई और यह भी कहा कि उनके हाथ एक ऐसा मोबाइल लगा है जिसमें कुछ ऐसी जानकारी है जिसे इस मौत के पीछे की सच्चाई को पर्दे से उठा सकती है। और यहीं से जो मौत एक बीमारी लग रही थी वो अब एक नया रूप लेके सामने आ गई थी। पुलिस ने FIR दर्ज करते ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 21 साल का गणेश राठ, 20 साल का दिनेश साहू और 13 साल की वो लड़की जिसे राजलक्ष्मी कर ने अपनी बेटी की तरह गोद लिया था। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो इस छोटी सी बच्ची को गिरफ्तार करना पड़ा? जिस बच्ची को उन्होंने सड़क से उठाकर अपनी गोद में लिया था उसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा था, किराए के मकान में रहने लगी ताकि बच्ची की अच्छी पढ़ाई हो सके। आज उसी बच्ची को उनके ही हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। और जब इस गिरफ्तारी के पीछे की सच्चाई सामने आई तो हर कोई दंग रह गया था। पुलिस की पूछताछ में धीरे धीरे जो परतें खुली उससे पता चला कि यह कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक पूरी तरह से प्लानिंग की गई हत्या थी। बच्ची ने अपने माँ को पहले नींद की गोलियां खिलाई। जब राजलक्ष्मी जी बेहोश हो गई तब उसने अपने दोस्तों को बुलाया और तीनों ने मिलकर तकिए से उनका दम घोट दिया। बाद में तीनों उसे हॉस्पिटल ले गए और वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जहाँ ना तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई ना ही मेडिकल जांच हुई, क्योंकि बच्ची ने पहले से ही बता रखा था कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि सभी ने उस पर विश्वास भी कर लिया क्योंकि पहले से ही राजलक्ष्मी जी को दिल की बीमारी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण इन तीनों ने मिलकर इनके साथ इतनी क्रूरता की? शिवा प्रसाद मिश्रा को उनकी चैट्स मिली थी जिसमें उन तीनों ने प्लानिंग की थी कि कैसे उनको मारा जाए। जब पुलिस ने असली मोटिव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया बच्ची और इन दोनों लड़कों की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। राजलक्ष्मी इस दोस्ती का विरोध कर रही थी। फोन छीन लेना, मिलने से रोकना, सख्ती से पेश आना, बस यही से झगड़े शुरू हुए थे। इसी का फायदा उठाकर उन दोनों लड़कों ने इन लड़की को भड़काया। अगर तुम्हारी माँ रास्ते से हट जाए तो कोई भी हमें मिलने से नहीं रोक सकता और उनके गहने, पैसे और घर भी तुम्हारा हो जाएगा। इस लालच ने लड़की की सोच को इतना जहरीला बना दिया था कि जिसने उसे जिंदगी दी वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट लगने लगी थी। हत्या से पहले और बाद में तीनों ने मिलकर घर से 60,000 रुपये और 70 ग्राम सोना चुराया। इसमें से करीब 30 ग्राम सोना पुलिस ने बरामद कर लिया। गणेश ने गहने एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर 2.4 लाख रुपए की लोन लिया और उससे बाइक खरीद ली। सोचिए, एक माँ की जान सिर्फ इसलिए ले ली गई ताकि कुछ लोग आजादी से घूम सके, चैट कर सके और एक बाइक खरीद सके। आज भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो सिर्फ पढ़ाई, खेल और सपनों की दुनिया में रहते थे, अब कहीं न कहीं वो अपराध और हिंसा की खबर में भी आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में नाबालिग द्वारा किए गए मर्डर केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इनमें से कई किशोर सोशल मीडिया पर गैंगस्टर की लाइफस्टाइल को देखकर ही प्रेरित हुए हैं और उन जैसा बनने की चाहत में वो अपराध की ओर खींचे चले जाते हैं। गोवा पुलिस का डेटा बताता है कि 88% साइबर क्राइम अपराधी नाबालिग को इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर टारगेट करते हैं। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये माँ बाप के टूटते भरोसे और मासूमियत के गुम होने की कहानियां हैं। तो अब आगे क्या करें? बच्चों से खुल के बात करें, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, सोशल मीडिया के बजाय उन्हें भावनात्मक सहारा और नैतिक दिशा दे। स्कूल और समाज को मिलकर साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और माँ की ममता मिट्टी में न मिले और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बचपन में ही अपराधी न बने तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आवाज उठाइए, क्योंकि अगली बार यह घटना किसी और के घर में भी हो सकती है।